हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 14 में हम लोग हैं, क्लाइमेट की बात ये चैप्टर करता है और अभी तक इसके 3 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। 3 पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि टेम्परेचर का जो एलिमेंट है, टेम्परेचर जो एक वन ऑफ द एलिमेंट है ऑफ द क्लाइमेट का, उसके बारे में जाना और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में जाना हमने। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्पेसिफिकली प्रेसिपिटेशन या फिर मैं कहूँ कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल, उस चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था कि 3 तरीके की रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल, और तीसरी होती है साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल। तो ये बातें हमने जो है अभी तक इस चैप्टर में पढ़ी हैं। आज हम लोग जो है बात करेंगे प्रेशर विंड्स को लेकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हालांकि आप लोग इसको एनसीईआरटी में भी पढ़ के आए हैं तो मतलब समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन टॉपिक जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं उनसे मतलब उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है एनसीईआरटी को ज़रूर एक बार पढ़ें, है ना, क्योंकि उसमें चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छे से दी हुई हैं और वहाँ पर हमने चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाएंगे, जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन हम एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर हम आपको सारी चीज़ें अगर दे रहे हैं, हमने ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटीज़ वगैरह आपको दी हुई है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप उस चीज़ को जो है पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पर उसमें आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पर एनरोल नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वेबसाइट पर खुद को एनरोल कर लीजिए। और उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसके थ्रू भी आप वेबसाइट में एनरोल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कोर्स जो है, जो कंटेंट है वो पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम मदद करने में सफल हो सके। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर 14 क्लाइमेट, इसको पार्ट 4 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बात करेंगे प्रेशर एंड प्लेनेटरी विंड्स। अब इसमें सबसे पहली जो बात है दैट इज वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट्स। अब इसमें क्या लिखा है देखिए कि वी स्टडीड इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 मतलब इसी बुक का जो चैप्टर 11 था, जो हमने पार्ट 1 में कवर किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर्स इन द ओशियंस एंड नोटेड दैट दे फॉलो अ रेगुलर पैटर्न। यानी कि हमने जो ओशन करंट्स वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर ये कह रहा है कि हमने उस चैप्टर में ओशन करंट्स पढ़े थे और ये नोट किया था कि वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी कि फ्लोइंग फ्रॉम द पोल्स इक्वेटर वर्ड्स, यानी कि पोल से इक्वेटर की तरफ को मूव करते हैं। और जो पोल से इक्वेटर की तरफ को मूव करते हैं वो मैंने आपको बताया था दे वर योर कोल्ड करंट्स। वो कैसे करंट थे, कोल्ड करंट्स थे, क्योंकि पोल से इक्वेटर की तरफ को आ रहे थे तो वो ठंडे थे, कोल्ड करंट थे। और इक्वेटर से पोल की तरफ को भी जा रहे थे, तो इक्वेटर से जो पोल की तरफ को जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, दे विल बी वार्म करंट्स। इसमें कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स बोला जाता है, हॉट करंट नहीं बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हॉट करंट वर्ड नहीं होता, इट इज अ वार्म करंट। अब इसी तरीके से इन द सेम वे, जैसे कि एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, तो एयर का सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन ऑफ एयर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन द प्रेशर, तो उसका भी एक पैटर्न है। मतलब एयर जो है वो भी, मतलब ये तो वाटर हो गया, वाटर ओशन में है तो वो तो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, हमने देख लिया। सिमिलरली अर्थ की सरफेस से ऊपर जो एयर का सर्कुलेशन है, या आप कह सकते हैं जो एयर का मूवमेंट है, वो भी एक सिस्टमेटिक पैटर्न पर या एक रेगुलर पैटर्न पर ही होता है। और पहली बात यह है कि एयर मूव करती क्यों है, एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती क्यों है, क्योंकि डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से, यानी कि प्रेशर में जो अंतर होगा उसकी वजह से। और वहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एयर जो है दैट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर,
यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को एयर मूव करेगी, है ना। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पर और जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात कर लूँ, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को मूव करेगी। और अगर वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट मतलब ज़मीन से अगर एल्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, हाइट में अगर मूवमेंट हो रहा है ना, मतलब ये तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लैटिट्यूडिनल मूवमेंट हो गया, कि एयर जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ को मूव करेगी। लेकिन वर्टिकल मूवमेंट यानी कि अगर मैं एल्टीट्यूड में बात करूं, तो आपको ध्यान रखना है कि एयर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ को मूव करती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि लो प्रेशर जहां पर होगा वहां पर एयर कैसी होती है, इट्स अ वार्म एयर, और वार्म एयर कैसी होती है, इट्स लेस डेंस होती है। तो यानी कि कोई भी चीज़ अगर जिसकी डेंसिटी हल्की होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी, जो हल्की होगी, वो ऊपर की तरफ को उठेगी। तो इसलिए लो प्रेशर के एरिया से हाई प्रेशर की तरफ को मूव करती है। ये जो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखाए हैं, प्लीज़ इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम आगे हमारे प्रेशर बेल्ट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर इन कंसेप्ट का यूज़ होगा। और अगर आपको ये 2 कंसेप्ट अगर याद है तो आप फिर उन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है कि अलोंग द इक्वेटर एंड विद इन 5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ इज द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, मतलब क्या लिखा है कि इक्वेटर की अगर हम बात करें, अब इसमें देखिए नीचे अगले पेज में फिगर दी हुई है, तो उसके साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगा। और आप लोगों के पास बुक अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहीं पर देख सकते हैं, है ना। तो साथ साथ हम फिगर को भी देखते जाएंगे और इससे हमारी जो क्लैरिटी है वो और ज़्यादा मिलेगी हमें। क्या लिखा है? अलोंग द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के और उसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में क्या है, वी हैव अ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो नाम तो क्लियर है, इक्वेटर के पास है इसलिए इक्वेटोरियल हो गया। और लो प्रेशर है, क्यों है लो प्रेशर? क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इक्वेटर के पास आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर लो प्रेशर बनेगा। टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन है वो जस्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन, यानी कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टेम्परेचर आप कह सकते हैं। यानी कि जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि हाई प्रेशर अगर होगा तो हाई प्रेशर अगर होगा तो वहां पर, हाँ, हाई प्रेशर अगर होगा तो टेम्परेचर विल बी लो, देयर विल बी लो टेम्परेचर। और जहां पर लो प्रेशर होगा वहां पर टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर विल बी हाई। वहां पर टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा। यानी कि जहां पर ज्यादा गर्मी होगी वहां पर लो प्रेशर होगा, जहां पर सर्दी ज्यादा होगी यानी कि टेम्परेचर कम होगा वहां पर प्रेशर हाई होगा। ये चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इक्वेटर के पास आपको पता है क्या होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा, देयर विल बी लो प्रेशर। तो ये जो रीजन यहाँ आपको दिखाया जा रहा है, जिसको मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट कि आप समझ पाएंगे ज़्यादा आसानी से। तो ये जो मैंने पूरा का पूरा रेड कलर कर दिया, मतलब इक्वेटर पर और उससे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक, मतलब मैं यहाँ पर अगर इसको लिख भी दूँ कि ये दिस इज योर 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड दिस इज योर 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो इसके बीच में जो है दैट इज योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ठीक है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन है। अब लो प्रेशर रीजन है तो इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, ये तो आप समझ ही रहे हैं, टेम्परेचर विल बी हाई। और लो प्रेशर है मतलब प्रेशर कम होगा। अब लो प्रेशर रीजन पे मैंने आपको क्या बताया कि एयर जो है वो वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन मैंने आपको बताया ऊपर, वर्टिकल में एयर क्या करेगी, लो से हाई की तरफ को मूव करेगी। एयर विल मूव फ्रॉम लो टू हाई। और जहां पर लो प्रेशर होता है वहां पर एयर क्या होती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ को उठती है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, मैं यहां पर साथ साथ आपको फिगर में समझाते भी जा रहा हूं। ये देखिए, यहां पर एयर ऊपर की तरफ को उठ रही है जमीन से। ये बेसिकली मूवमेंट क्या दिखा रहा है कि एयर जमीन से ऊपर की तरफ को उठ रही है, यानी कि वो एल्टीट्यूड में ऊपर की तरफ को जा रही है, हाइट में ऊपर की तरफ को
जा रही है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है असेंडिंग एयर, यानी कि एयर ऊपर की तरफ को उठ रही है। और क्यों उठ रही है? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है, बहुत गर्म रीजन है, तो वहां पर प्रेशर कैसा होगा? देयर विल बी लो प्रेशर, और इसलिए एयर ऊपर की तरफ को उठ रही है। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि यहां पर लो प्रेशर बेल्ट क्यों है? क्योंकि इंटेंस हीटिंग है, मैंने आपको बता दिया। एयर एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करने का मतलब है कि उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। एंड असेंडिंग कन्वेक्शन करंट्स, असेंडिंग कन्वेक्शन करंट्स का मतलब वही है कि वो ऊपर की तरफ को जा रही है। और ये इक्वेटोरियल बेल्ट को डोल ड्रम भी बोला जाता है। डोल ड्रम का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो पुराने जमाने में जो सेलर्स हुआ करते थे, सेलर मतलब जो अपनी शिप वगैरह लेके चलते थे, वो दे ऑफन फाउंड देमसेल्व्स बीकाम्ड हेयर। बीकाम्ड मतलब क्या होता है कि आपको पहले से पता होगा कि पहले से मैकेनिकल बोट्स वगैरह या मैकेनिकल शिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि पुराने ज़माने में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो जो ये नाव वगैरह या छोटे शिप्स वगैरह चलते थे वो विंड की डायरेक्शन को देखकर चलते थे, मतलब या विंड की डायरेक्शन की हेल्प से चलते थे। अब लेकिन ये ऐसा रीजन है कि यहाँ से एयर जो है वो ऊपर की तरफ को उठ रही है, मतलब ज़मीन पर तो एयर है ही नहीं, है ना। ज़मीन से अगर वो लेटिट्यूडिनल मूवमेंट होता तो शिप मूव कर सकता था कहीं को भी, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, इस रीजन में एयर जो है वो लेटिट्यूडिनल मूवमेंट तो कर ही नहीं रही, वो वर्टिकल मूवमेंट कर रही है, यानी कि एल्टीट्यूड में मूवमेंट कर रही है। अब जो शिप है या जो नाव है वो समुद्र से हवा में उड़ेगी तो है नहीं, यानी कि इस रीजन में क्या प्रॉब्लम आई कि इस रीजन में विंड जो है वो प्रॉपर थी नहीं शिप्स के मूवमेंट के लिए। तो सेलर्स को यहां पर बीकाम्ड महसूस हुआ। बीकाम्ड का मतलब वही होता है कि जब आपको कोई प्रॉपर विंड की डायरेक्शन नहीं मिल रही है आपकी शिप को, आपकी नाव को, दैट रीजन इज नोन एज दिस। और ये एक रीजन है, दिस इज द जोन ऑफ विंड कन्वर्जेंस। अभी ये विंड कन्वर्जेंस क्या है ये मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, मतलब अभी आप उसको यहाँ पर समझेंगे नहीं, है ना। विंड कन्वर्जेंस क्या है, जब ये पूरा साइकिल पूरा हो जाएगा मैं तब आपको इसको बताऊंगा कि ये विंड कन्वर्जेंस का जोन क्यों बोला जाता है। अब इसके बाद हम इक्वेटर से ऊपर नीचे बढ़ेंगे, मतलब इक्वेटर से ऊपर को भी चलेंगे और नीचे को भी चलेंगे। इक्वेटर के पास क्या हो रहा है वो तो हम समझ गए। तो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ हम चले, वहां पर आएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मतलब कहां पर हम चले, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। तो ये वाले रीजन की बात हो रही है, दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर ये क्यों है? अब देखिए कंपैरेटिवली बात करनी है हमने, इक्वेटर से तो ये वाला जो रीजन है वो ज्यादा मतलब ठंडा होगा, इक्वेटर के बराबर गर्म तो ये नहीं होगा, है ना। इक्वेटर से थोड़ा सा ठंडा होगा, तो कंपैरेटिवली यहां पर जो प्रेशर है दैट विल बी हाई प्रेशर। यहां पर जो एयर है वो कैसी होगी, कंपैरेटिवली ड्राई, है ना। और विंड्स जो है वो काम और लाइट होंगी। एंड इट इज लाइट विंड होने का मतलब ये नहीं है कि एयर लाइट हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। काम विंड्स आर काम एंड लाइट मतलब विंड्स जो है वो बहुत ही हल्की है, मतलब आप कह सकते हैं कि लाइट ब्रीज है, बहुत ज्यादा तेज हवाएं यहां पर नहीं चल रही है। अब यहां पर क्या होगा, डिसेंडिंग एयर करंट्स और विंड डाइवर्जेंस एंड एंटी साइक्लोन्स, इट इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज हॉर्स लैटिट्यूड। ये मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एयर क्या हो रहा है, एयर करंट डिसेंड हो रहा है, मतलब जमीन पर बैठ रहा है। देखिए मैंने आपको क्या बताया ऊपर, ये चीज आप समझ पाए कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को होगा, है ना। ये मैंने बताया आपको, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा कहां पर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में। और वर्टिकल मूवमेंट कैसा है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ। आप समझ पाए। अब देखिए यहां पर कंपैरेटिवली अगर हम बात करें इक्वेटर से के मुकाबले, अगर हम कंपैरेटिवली यहां पर बात करें तो यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, है ना। लिखा हुआ है सब ट्रॉपिकल हाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि कहां पर हाई और कहां पर लो बन रहा है। मतलब आप एक अगर याद रख लेंगे तो फिर तो ये ऑल्टरनेट ही बनते हैं। आप ये देख सकते हैं इक्वेटोरियल लो है, सब ट्रॉपिकल हाई है, फिर टेम्परेट लो है, फिर पोलर हाई है। तो ये आपके ऑल्टरनेट बनते हैं। इसमें भी आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये सब ट्रॉपिकल हाई है और ये इक्वेटोरियल लो है। और एक चीज मैं यहां पर आपको और बताना चाहूं कि लो और हाई जो ये लिखा हुआ है ये अर्थ की सरफेस पर है ना। ऊपर आसमान में क्या हो रहा है या वर्टिकल हाइट पर क्या हो रहा है वो अलग चीज है, वो इसका जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि इक्वेटोरियल अगर नीचे जमीन पर लो है तो ऊपर कहीं पर एक हाई प्रेशर जोन भी होगा। तभी तो मैंने आपको बोला कि एयर जो है वर्टिकल डायरेक्शन लो टू हाई करेगी, यानी कि यहां नीचे अगर लो प्रेशर है
तो ऊपर कहीं पर हाई प्रेशर होगा, वहां पर मूवमेंट हो रहा है। सिमिलरली यहां पर भी होगा। अब यहां पर अगर हाई प्रेशर बन रहा है, दिस पॉइंट इफ यू कंसिडर दिस एज हाई प्रेशर, वो तो होगा क्योंकि तभी वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ को मूव कर रही है। तो हाई प्रेशर यहां पर होगा और यहां पर आपको पता है कि देयर विल बी हाई प्रेशर। यहां पर भी हाई प्रेशर है, कैसे पता आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये सब ट्रॉपिकल हाई है और ये सब ट्रॉपिकल हाई जो लिखा हुआ है ये कहां पर होगा? दैट विल बी ऑन द सरफेस, ये जमीन पर है। तो यहां पर अगर हाई है तो यहां ऊपर कहीं ना कहीं पे लो जरूर होगा, है ना। तो ये ऐसे मूवमेंट होगा लो टू हाई। मैंने बताया वर्टिकल में हमेशा मूवमेंट इज लो टू हाई, यानी कि यहां पर प्रेशर कैसा होगा? इट विल बी आ लो प्रेशर। यहां पर प्रेशर कैसा होगा? इट विल बी आ लो प्रेशर। समझ पाए आप? अब इसके बाद ये आप देख लीजिए, मतलब ये चीज मैं आपको एक ही तरफ को दिखा रहा हूं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिखा रहा हूं, तो सिमिलरली साउथ में भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। साउथ में भी ये चीज ऐसे मूवमेंट करेगी नीचे की तरफ। अब इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन तो आप समझ गए, लो टू हाई। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको क्या बोला? हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बोला इट विल बी फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो। तो देखिए हाई ये है, लो ये है, ऐसे गया। ये हाई है, ये लो है, तो ये ऐसे गया। तो ये पूरा का पूरा एक क्या बन गया? एक सेल बन गया, एक सर्कल बन गया, सर्कुलेशन पूरा हो रहा है। सिमिलरली यहां पर भी ये हाई है, ये लो है, तो ऐसे मूवमेंट। ये हाई है, ये लो है, तो ऐसे मूवमेंट। यहां पर भी एक पूरा का पूरा सर्कल जो है वो बन गया या सर्कुलेशन पूरा बन गया। अब उसमें इसी तरीके से जो है चीजें चलती जाएंगी। अब उसमें ऊपर देखिए, पहले इक्वेटर वाला पॉइंट आप समझ सकते हैं। इक्वेटर वाले पॉइंट में क्या लिखा था कि इट इज अ पॉइंट ऑफ विंड कन्वर्जेंस, है ना। यहां पर विंड कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है कि विंड एक ही जगह पर आ रही है, दो जगह से विंड आ रही है। सपोज करिए अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं इसको कि एक तरफ से ये विंड आ रही है, दूसरी तरफ से ये विंड आ रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ, ये क्या मीनिंग है? दिस इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि ये ऐसे करके कन्वर्ज कर रही है और यहां से ऊपर की तरफ को उड़ गई। तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ को ऐसे जाती है विंड और यहां से ये इधर को मूव कर जाए, यहां से इधर को ऐसे मूव कर जाए, तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, यानी कि जहां से विंड अलग अलग हो रही है, दैट इज द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। जहां पर आके मिल गई, दैट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो इक्वेटर के पास देखिए क्या हो रहा है। इक्वेटर के पास क्या हो रहा है कि यहां से भी विंड आ रही है ना। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां से भी विंड आ रही है, यहां से भी विंड इधर की तरफ को आ रही है, और दोनों विंड लगभग इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है और यहां से ये पूरी की पूरी ऊपर को उड़ गई है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। और भी ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो ये वर्ड लिखे हैं कि दिस इज द रीजन ऑफ विंड कन्वर्जेंस या यहां पर विंड डाइवर्जेंस, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो जमीन पर हो रहे हैं, दैट इज दी एट दी सरफेस। अब यही चीज आप जो है सब ट्रॉपिकल हाई पर भी देख लीजिए। सब ट्रॉपिकल हाई पर क्या हो रहा है कि विंड ऊपर से आई और ये इधर को चली गई, ये इधर को चली गई। मतलब ये दोनों विंड किस तरीके से हुआ, ये ऐसा कुछ आपको लग रहा है ना, ऐसा कुछ हुआ है कि विंड ऊपर से आई ऐसे ऐसे, और ये इधर को चली गई, ये वाली इधर को चली गई। मतलब एक पॉइंट पर आने के मिलने की बजाय ये अलग अलग हो गई। तो ये भी पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है ना। जरूरी थोड़ी है कि ऊपर ही हो, नीचे भी हो सकता है ना, वो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। सिमिलरली इस वाले केस में ऊपर जो है वो क्या बनेगा? ऊपर बनेगा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब ये सारा का सारा केवल प्रेशर वगैरह का खेल है। अगर प्रेशर के बारे में आपको समझ में आ जाए चीजें, तो फिर ये सब चीजें आप अपने आप जो है बना सकते हैं कि नीचे यहां पर डाइवर्ज हो रही है, ऊपर कन्वर्ज हो रही है। तो ये कहां पर हो रहा है? दिस इज हैपनिंग एट सब ट्रॉपिकल हाई एंड दिस इज हैपनिंग एट इक्वेटोरियल लो। ये ऐसा चल रहा है। अभी आगे जाके आप और देखेंगे कि जो टेम्परेट लो है या पोलर हाई है, वहां पर भी चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो आई होप कि यहां तक आप चीजों को समझ पाए। अभी यहां पर एक टर्म दिया है दैट इज द एंटी साइक्लोन। मैं इस पे नहीं जाऊंगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि एंटी साइक्लोन साइक्लोन आपको अभी समझ में अगर आता है तो आप समझ गए होंगे कि जहां पर हाई प्रेशर हो रहा है सेंटर पर, दैट इज योर एंटी साइक्लोन। सेंटर पर लो प्रेशर, दैट इज योर साइक्लोन। एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं तो समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में जब साइक्लोन एंटी साइक्लोन की बात करेंगे, जो कि इसी चैप्टर का एक लास्ट पार्ट है, तो वहां पर इसको हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो लोग एनसीईआरटी अगर पढ़ के आए हैं और समझ के आए हैं तो उनको पता है कि जहां पर भी सेंटर पर हाई प्रेशर बन रहा है, दैट इज योर एंटी साइक्लोन वहां पर बनता है। अब इसी तरीके से जैसे ऊपर इक्वेटोरियल वाले रीजन को हमने बोला, क्या बोला था? वी कॉल्ड दैट एज डोल्ड्रम। सिमिलरली इस रीजन को हम बोल देंगे दैट इज योर हॉर्स लैटिट्यूड। इसको हम बोल देंगे हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। ये कलर आई थिंक दिख नहीं रहा है, यस, डोल्ड्रम्स एंड हॉर्स लैटिट्यूड। अब इसके बाद
फिर से अब ऊपर नीचे को चलिए, मतलब 30 डिग्री तक तो हम बात कर चुके थे, अब इससे और ऊपर नीचे को चलिए, 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यहां पर क्या बन रहे हैं, दो टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट्स, और दे आर ऑल्सो द जोन्स ऑफ कन्वर्जेंस विद साइक्लोनिक एक्टिविटी। अब यहां पर फिर से क्या हो रहा है, साइक्लोन बन रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो रहा है, लो प्रेशर है, सिंपल सी बात है, लो प्रेशर है तो यहां से फिर से एयर ऊपर की तरफ को उठेगी, यानी कि जो फिनोमेना इक्वेटर के पास हो रहा था वही यहां पर भी होगा। यहां पर लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर, तो हाई से लो की तरफ को मूव करेगी, यहां नीचे हाई, यहां पर लो, तो ये ऐसे मूव करेगी। तो यहां पर भी एक सर्किल बन गया, एक सर्कुलेशन बन गया। सिमिलरली अगर आप यहां से बात कर लीजिए तो ये ऊपर को उठेगा, ये ऊपर उठेगा, यानी कि यहां पर लो प्रेशर है, ये हाई है तो ये ऐसे मूव, यहां पर हाई होगा, दिस इज लो प्रेशर, तो ये ऐसे मूव, तो ये भी एक सर्कुलेशन बन गया, है ना। अब इन सर्कुलेशन के भी अलग अलग नाम होते हैं, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाए हैं, या आप लोगों को अगर पता है तो मुझे ये नाम बताइएगा, क्योंकि यहां पर देखिए 3 सेल बनेंगे। एक सेल आपको यहां पर दिख रहा है सब ट्रॉपिकल हाई और इक्वेटोरियल लो के बीच में बनता हुआ, दिस इज सेल नंबर 1, है ना, नॉर्थ और साउथ में। ये होगा आपका सेल नंबर 2 जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई और टेम्परेट लो के बीच में बनेगा, और तीसरा होगा टेम्परेट लो और पोलर हाई के बीच में बनने वाला तीसरा सेल, दैट इज योर थर्ड सेल, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो आप मुझे इनके नाम जरूर बताइएगा कि क्या होते हैं। यहां पर बुक में दिए हुए नहीं है और मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको ये नाम पता होंगे और पता होने भी चाहिए, तो बताइएगा इसको। ठीक है, अब आगे देखिए, जो सब पोलर लो प्रेशर एरियाज है, दे आर बेस्ट डेवलप्ड ओवर द ओशियंस वेयर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर्स आर नेग्लिजिबल। जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बन रहे हैं, ये बनते तो खैर पूरे जगह पर है, लेकिन ओशियंस के ऊपर ये बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से डेवलप होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां पर भी ओशन होगा, पानी होगा, वहां पर समर और विंटर का जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि बताया था ना कि वाटर जो है वो गर्म भी देर में होता है, ठंडा भी देर में होता है, तो इस वजह से। अब इसके बाद फिर से और ऊपर नीचे की तरफ को चलिए, नॉर्थ और साउथ पोल पे आ जाइए, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। यहां पर टेम्परेचर्स आपको पता है कि परमानेंटली लो है। ठीक है, पढ़ने में जल्दीबाजी मत करिएगा, टेम्परेचर्स आर लो। तो टेम्परेचर अगर लो है तो मैंने आपको बताया प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, यानी कि यहां पर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स होंगे। और अनलाइक द वाटर मासेस ऑफ हाई लैटिट्यूड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, high pressures of the corresponding latitudes in the northern hemisphere are a little complicated by the presence of much land। अब ये चीज भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दे रही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ इतनी चीज को याद रखना है कि अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं या उनका ज्यादा पोर्शन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बहुत कम है, सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा है। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि हाई लैटिट्यूड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में जो हाई लैटिट्यूड्स है, हाई लैटिट्यूड्स मतलब टुवर्ड्स द पोल्स, वहां पर जो हाई प्रेशर होगा, है ना, वहां पर क्या होगा, देयर विल बी हाई प्रेशर, क्योंकि ठंडा जगह है तो हाई प्रेशर होगा। उसके कंपैरिजन में अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के करस्पॉन्डिंग लैटिट्यूड्स मतलब इक्वेटर के पास, वहां पर क्या है, थोड़ा सा लैंड ज्यादा है, तो इसलिए जो ये हाई प्रेशर्स है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब वो आपको एज सच नहीं उसमें जाना है, वो बस ये है कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये थोड़ा सा एक डिफरेंस उसमें है। तो वहां पर क्या है कि सम प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन समर एंड विंटर कैन बी एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि लैंड जहां पर अगर ज्यादा होगी तो मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट आएगा, और उसकी वजह से जो है प्रेशर डिफरेंस होगा और टेम्परेचर में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। आई होप समझ गए आप। तो ये आपका पूरा का पूरा जो ये प्रेशर बेल्ट्स है ना, प्रेशर बेल्ट्स है, ये आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गई होगी। अभी इसी फिगर में कुछ और एरोज भी आपको दिख रहे हैं, जैसे इस तरीके के एरोज दिख रहे हैं। ये एरोज क्या है, दीज आर योर प्लेनेटरी विंड्स। अभी इनके बारे में बात करेंगे। पहले आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक ये प्रेशर बेल्ट्स के बारे में कि हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या है, यहाँ पर किस तरीके से जो ये सेल्स वगैरह बन रहे हैं, जो सर्कुलेशन हो रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। अब आपका काम क्या है कि जो मैंने ये नंबर लिखे हैं, दैट इज 1 2 3, है ना, ये 1 2 और 3 जो मैंने ये नाम लिखे हैं, ये तीनों सेल या तीनों सर्कुलेशन के नाम आपको मुझे बताने हैं। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज़ें पता होंगी या पता होनी जरूर चाहिए, तो बताइएगा कमेंट में नीचे। अब देखिए प्रेशर बेल्ट हो गया, अब आ जाइए प्लेनेटरी विंड्स के ऊपर। प्लेनेटरी विंड्स में क्या है, देखिए विद इन दिस पैटर्न ऑफ परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स ऑन द ग्लोब, ये जो प्रेशर बेल्ट्स है ध्यान रखेंगे दे आर परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स, ये कोई लोकल प्रेशर बेल्ट्स नहीं है।
तो अब इसमें क्या होगा, देखिए, विंड टेंड्स टू ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट्स टू द लो प्रेशर बेल्ट्स एज प्लेनेटरी विंड्स। विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को मूव करती है प्लेनेटरी विंड्स के तौर पर। और ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात यहां पर कर रहा है, वर्टिकल की बात ये नहीं करेगा। अब इंस्टेड ऑफ ब्लोइंग डायरेक्टली फ्रॉम वन प्रेशर बेल्ट टू अनदर, however the effect of the rotation of the earth, that is the Coriolis force, tends to deflect the direction of the winds। अब देखिए, ये भी सीधी सी बात है। अब आप यहां पर पहले फिगर देखिए, मैंने क्या बोला या यहां पर लिखा क्या है कि मूवमेंट कैसा है एयर का फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो आपको ये लगेगा कि ठीक है, इक्वेटोरियल लो है यानी कि लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई है दैट इज हाई प्रेशर। तो मैंने क्या बोला, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को मूवमेंट होता है। तो आपको लगना चाहिए कि विंड सीधे सीधे ऐसे ब्लो करनी चाहिए, है ना, या फिर नीचे से बात करें तो ऐसे ब्लो करनी चाहिए। इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों है ना। अब कॉम्प्लिकेशन इसलिए है क्योंकि ये अर्थ है ना, ये कोई प्लेट या कोई थाली तो है नहीं, ये अर्थ है और ये अर्थ रोटेट करती है। ये तो पता है सबको, अर्थ जो है वो स्टेशनरी तो है नहीं, वो रोटेट कर रही है। अब रोटेट करने की वजह से एक फोर्स जो है और देखने को हमें मिलता है। फोर्स का जो नाम है दैट इज कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में डिस्कस करा है मैंने, पूरा ग्लोब बना के, पूरे ग्लोब का रोटेशन दिखा के, एक जो झूला होता है, जो एक स्विंग होता है जिसका नाम होता है मैरी गो राउंड। आई होप आप लोगों ने सुना होगा या बचपन में हो सकता है आप इसमें बैठे भी हो, दैट इज मैरी गो राउंड, है ना। इस मैरी गो राउंड का एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मैंने कोरियोलिस फोर्स को समझाया हुआ है। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, आई थिंक चैप्टर नंबर 10 है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10, उसमें हमने कोरियोलिस फोर्स को लेकर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। तो यहां पर मैं वो नहीं समझाऊंगा, यहां पर मैं उसका इफेक्ट आपको समझाऊंगा कि क्या है। और इफेक्ट जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स जो है वो डिफ्लेक्ट करती हैं टू देयर राइट, आपके राइट या आपके लेफ्ट नहीं, टू देयर राइट। मतलब हवा जिस डायरेक्शन से आ रही है, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो अपने राइट में मूव करेगी, और सर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर है तो वो अपने लेफ्ट मूव करेगी। आई होप ये चीज आप समझ रहे हैं, और इसी को बोलते हैं फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, देखिए, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको यहां पर बना के दिखाता हूं तो आप समझ जाएंगे ये क्या मैं कह रहा हूं कि डिफ्लेक्शन कैसे होता है। देखिए, एयर मैंने आपको नॉर्मली बताया कि हाई से लो की तरफ को आती है, तो ये हाई से लो की तरफ को आ रही है, ऐसे आनी चाहिए, लेकिन डिफ्लेक्शन होगा। और डिफ्लेक्शन होगा, हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, डिफ्लेक्शन होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। अब मैं फिर से कहूंगा कि ये आपका लेफ्ट और आपका राइट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये विंड का लेफ्ट और राइट है, यानी कि विंड जहां से आ रही है उसके राइट में। तो यानी कि अगर आप इसको यहां से देखेंगे तो विंड का ये वाला डायरेक्शन राइट होगा एंड दिस साइड विल बी लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट होगा। तो विंड इधर से जब आ रही है तो डिफ्लेक्ट करेगी इस डायरेक्शन में, तो यानी कि यहां पर जितनी भी विंड्स आएंगी वो इस डायरेक्शन में चलेंगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन इनमें ऐसे की तरफ को होगा। आई होप समझ पाए। और इसी तरीके से जो ये एरो बुक में भी दिए हुए हैं, इनको मैं किसी दूसरे कलर से दिखा देता हूं आपको, ऐसे रेड कलर से। देखिए यहां पर भी ऐसे ही बने हुए हैं, है ना। मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा और डिफ्लेक्ट कर दिया, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है जनरली, ये थोड़ा सा ऐसे एंगल पे ही या कर्व के शेप में ही होता है। तो ये हो गया आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सिमिलरली अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में बात कर लें तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे मूवमेंट होना चाहिए, एक आइडियल मूवमेंट अगर मैं कहूँ हाई से लो की तरफ। अब सदर्न हेमिस्फीयर में जो डेविएशन है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट मतलब ये, है ना। तो एयर जो है वो या विंड जो है वो एस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं इसको क्या हो रहा है। अब इसी कंसेप्ट को मैंने आपको इक्वेटोरियल लो और सब ट्रॉपिकल हाई के बीच में लगा के दिखाया। अब आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई और टेम्परेट लो के बीच में लगा लीजिए। ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, है ना, आइडियल मूवमेंट। लेकिन एयर कहाँ की तरफ को डेविएट करेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ को, तो ऐसे मूवमेंट हो जाएगा। ये मूवमेंट ऐसा हो गया।
सिमिलरली अगर आप नीचे बात करेंगे, आइडियल मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां पर मूवमेंट कैसा होगा, लेफ्ट की डायरेक्शन में, तो ऐसा मूवमेंट हो गया, है ना। बहुत ही आसान है, चीजें बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ बनाई जा रही हैं, है ना। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना है, आसान आसान चीज जो है वो पढ़नी है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर बात कर लें पोलर हाई से टेम्परेट लो की तरफ, तो आइडियल मूवमेंट ये होना चाहिए। अब ये राइट की तरफ को मूव करेगी तो ये डायरेक्शन हो गया ऐसे। सिमिलरली साउथ में बात कर लीजिए, पोलर हाई है, ये लो है तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जाएगा लेफ्ट की तरफ तो ऐसे चला गया, बस। अब ये देखिए सारे के सारे बन गए, या इसमें कहीं पर आपको कुछ चीज़ रटनी पड़ी। सिर्फ आपको दो कंसेप्ट यहाँ पर पता होने चाहिए कि विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, एक कंसेप्ट ये, और दूसरा ये कि कोरियोलिस की वजह से इफेक्ट ये आता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड अपने राइट डायरेक्शन में डेविएट होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट डायरेक्शन में डेविएट होती है, बस। इसके अलावा आपको और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये पूरा का पूरा जो डायग्राम मैंने बनाया, या जो यहाँ पर ये साइड के ये सारे के सारे ये चीज़ें भी बनाई हैं, ये भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा सर्कुलेशन हो रहा है, कैसा बन रहा है, ये भी आप सब खुद बना सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, और बना के देखिएगा। वाकई में आपको खुद जब आप बनाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये जो डेविएशन हो रहा है ये कहलाता है फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। अब जो कोरियोलिस फोर्स है, जो कोरियोलिस फोर्स इज एब्सेंट अलोंग द इक्वेटर बट इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली टुवर्ड्स द पोल्स। ये भी कोरियोलिस फोर्स की एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ को बढ़ते हैं कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाता है, और पोल्स पर ये मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर ये जीरो होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग जो डायरेक्टली इस बुक को पढ़ें या इस लेक्चर को देखें उनको लगे कि हम आधी अधूरी चीज़ पढ़ा रहे हैं, चीज़ें छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो हमारी जर्नी है ज्योग्राफी की वो आज से नहीं चल रही है, वो हम क्लास 11th की एनसीईआरटी से और लगभग 1 साल पहले से लेकर इस जर्नी को चल रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ वहाँ से जुड़े हुए हैं, जो सारे लेक्चर हमारे पढ़ रहे हैं, सारे कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किस हद से बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अब कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर एब्सेंट है और पोल्स पर मैक्सिमम होता है, ये मैंने सिर्फ बोल दिया, मैंने बताया है, प्रूफ किया है, पर यहाँ पर अब बार बार नहीं करूँगा, क्योंकि एक ही चैनल पर जब चीज़ें अवेलेबल हैं तो उनको बार बार करना इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो आपके लिए भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप भी बार बार उसको देखेंगे नहीं, और मेरे लिए भी टाइम वेस्ट है कि मैं उसको हर बार चीज़ों को बनाऊँगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को वो वीडियो नहीं मिलता है या कुछ भी है, तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हम आपके लिए वो वीडियो आपको लिंक वगैरह उसका प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, फॉर दिस रीजन द विंड ब्लोइंग आउट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर towards the equatorial low becomes northeast trade winds and those in the southern hemisphere become the southeast trade winds। अब देखिए यहाँ पर इस जो मैंने ऊपर बना दिया ना पूरा का पूरा, ये पूरी कहानी उसकी बता रहा है। कैसे कि यहाँ पर जो ये विंड की डायरेक्शन है वो ये है, और यहाँ पर जो विंड की डायरेक्शन है वो ये है ना। तो ये कैसा विंड है, अगर ये वाली विंड की मैं बात करूँ तो ये कैसी विंड है, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, सॉरी दिस इज, ये है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ध्यान रखिएगा ट्रेड विंड्स दोनों की दोनों कैसी होती हैं, दे आर ईस्टवर्ड, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विंड की डायरेक्शन हम बताते हैं उसके सोर्स के आधार पर, जहां से वो विंड आ रही है उसके आधार पर। तो यहां पर जो विंड है वो कहां से आ रही है, ऊपर वाले केस में विंड आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। अब डायरेक्शन में भी अगर किसी को डाउट है तो मैं बना देता हूं, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो एयर यहाँ विंड यहाँ से आ रही है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये देख पा रहे हैं आप, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सिमिलरली दिस इज योर साउथ ईस्ट, तो ऐसे जाएगी तो दिस इज योर साउथ ईस्ट। और इन दोनों को जो है ट्रेड विंड्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ट्रेड विंड्स, उसके पीछे भी रीजन है कि दीज ट्रेड विंड्स आर द मोस्ट रेगुलर ऑफ ऑल द प्लेनेटरी विंड्स, दे ब्लो विद ग्रेट फोर्स एंड इन अ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन। They were thus helpful to early traders who depended on the wind when sailing the high seas। इसीलिए इनका नाम जो है वो ट्रेड विंड पड़ा है, क्योंकि ये एक तो सारी की सारी प्लेनेटरी विंड में सबसे ज़्यादा रेगुलर है, कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ग्रेट फोर्स के साथ मूव करती हैं,
और इसीलिए ये पुराने समय में जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, जो समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे, नाव वगैरह लेके, शिप वगैरह लेके चलते थे, ये उनको हेल्प करती थी अपनी नाव वगैरह चलाने में, तो इसलिए इनका नाम रखा गया है ट्रेड विंड्स। सिंस दे ब्लो फ्रॉम द कूलर सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स टू द वार्मर ट्रॉपिक्स। अब ये कहां से कहां को मूव कर रही है ये भी आप देख लीजिए। सब ट्रॉपिकल एरिया से मूव कर रही है ट्रॉपिकल एरिया की तरफ, यानी कि इनमें क्या होगा, दे हैव ग्रेट कैपेसिटी फॉर होल्डिंग मॉइस्चर, है ना, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इनका बढ़ता जाएगा तो इनमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और इन देयर पैसेज अक्रॉस द ओपन ओशियंस दे गैदर मोर मॉइस्चर, और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरी कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर की तरफ, मतलब लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, मतलब हाई टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, इनकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और ये ऊपर से क्या हो रहा है, पानी के ऊपर बह रहे हैं, समुद्र के ऊपर अगर बहेंगे तो ये वहाँ से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरी कर लेंगे। और फिर उसके बाद ये हैवी रेनफॉल करेंगे टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स विद इन द ट्रॉपिक्स, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में नियर द इक्वेटर ये ईस्टर्न कोस्ट पे, जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ईस्टर्न कोस्ट पे जाके ये बहुत ज़्यादा बारिश करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप समझ सकते हैं कि ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं तो ईस्टर्न कोस्ट पे ही टकराएंगे, कोई भी कॉन्टिनेंट हो उसके ईस्टर्न कोस्ट पर टकराएंगे और बहुत ज़्यादा बारिश करेंगे। एंड एज दे आर दी ऑफ शोर ऑन द वेस्ट कोस्ट, क्योंकि वेस्ट कोस्ट से तो इनका कुछ लेना देना है नहीं, ये ईस्ट कोस्ट पे ही जाएंगे, वहां पर बारिश करेंगे और अपना सारा मॉइस्चर जो है वहीं पर खत्म हो जाएगा इनका। तो इसीलिए जो वेस्ट कोस्ट है, दीज रीजन सफर फ्रॉम ग्रेट एरिडिटी एंड फ्रॉम द ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि आप अगर एटलस में मैप में जाके देखेंगे कि सहारा डेजर्ट है, कालाहारी, एटाकामा और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स, ये सारे के सारे आपको जो रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स हैं उसके वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईस्टर्न साइड में तो इशू है नहीं, क्योंकि ईस्टर्न साइड में तो जो ये ट्रेड विंड्स आ रही हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन ड्राई डेजर्ट जो बनेंगे, हॉट डेजर्ट जो बनेंगे, वो कहाँ पर बनेंगे, सारे के सारे वेस्टर्न साइड में। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद जो दूसरी वाली प्लेनेटरी विंड्स है, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लेकर जो ऊपर की तरफ को जा रही है टेम्परेट लो प्रेशर की तरफ, उनको बोला जाता है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज मतलब जो वेस्ट की तरफ से मूव कर रही हैं। कौन सी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की। ये देखिए, ये वेस्ट की तरफ से जा रही है ना, यहां से जा रही है ऐसे, तो ये वेस्ट हो गई। फिर सिमिलरली यहां से भी आप देख लीजिए, ये ऐसे जा रही है तो दिस इज अगेन वेस्ट, ऐसे तो वेस्ट हो गई। दीज आर वेस्टर्लीज। अब अंडर द इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स दे बिकम साउथ वेस्टर्लीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये भी आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ऐसे मूव कर रही है, कैसे, ऐसे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दिस इज साउथ वेस्ट, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्टर्ली है। और ऊपर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में हम बात करें तो ये ऐसे जा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो दिस डायरेक्शन विल बी योर What? This will be नॉर्थ वेस्ट। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये कैसी है, नॉर्थ वेस्टर्लीज, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसी है, साउथ वेस्टर्लीज। ठीक है, ये चीज यहां पर लिखी है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेरिएबल ज्यादा है, बट दे प्ले अ वैल्यूएबल रोल इन कैरिंग वार्म इक्वेटोरियल वाटर्स एंड विंड्स टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द टेम्परेट लैंड। क्योंकि इसमें जनरली क्या हो रहा है कि इक्वेटर की तरफ से, मतलब कंपेयर टू अगर हम बात करें तो इक्वेटर की तरफ से जो पानी है वो ले जा रही है ये टेम्परेट की तरफ को, और इक्वेटर का पानी एज कंपेयर टू टेम्परेट तो कैसा होगा, गर्म होगा, तो ये नीचे की तरफ को ले जा रही है, यही चीज इसमें लिखी है। और किस तरफ को जाएगा वो भी ध्यान रखना है, वेस्टर्न कोस्ट में, क्योंकि वेस्ट की तरफ से आ रही है तो ये अब वेस्टर्न कोस्ट पे जाकर टकराएगी। दिस वार्मिंग इफेक्ट एंड अदर लोकल प्रेशर डिफरेंसेस हैव रिजल्टेड इन a very variable climate in the temperate zones dominated by the movements of cyclones and anticyclones। तो वहां पर साइक्लोन एंटी साइक्लोन जो है वो दोनों चीजें बनेंगी। सदर्न हेमिस्फीयर में जहां पर लार्ज एक्सपेंस ऑफ ओशियन है, मतलब कहां पर 40 डिग्री साउथ से लेकर 60 डिग्री साउथ के आसपास, क्योंकि वहां पर ओशियन बहुत ज्यादा है, तो वेस्टर्ली जो है वो ब्लो करती है बहुत ज्यादा ग्रेटर फोर्स से और रेगुलरिटी थ्रू आउट द एयर। दे ब्रिंग मच प्रेसिपिटेशन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब ये मैंने आपको चीजें बता दी कि वेस्टर्न कोस्ट पे क्यों आएगी, वेस्टर्न कोस्ट पे प्रेसिपिटेशन क्यों होगा, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से आ रही है। वेदर जो है वो डैम्प होगा, यानी कि उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। एंड क्लाउडली एंड सीज आर वॉयलेंट एंड स्टॉर्मी। जो समुद्र है वो बहुत ज्यादा स्टॉर्मी और वॉयलेंट होगा। तो इट इज दस यूजुअल फॉर सी फेरर्स टू रेफर द वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज को जो है इसीलिए रोरिंग 40s,
फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग और स्टॉर्मी 60s बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द वेरिंग डिग्री ऑफ स्टॉर्मीनेस इन द लैटिट्यूड्स इन विच दे ब्लो। यानी कि अगर ये 40 डिग्री के लैटिट्यूड के आसपास स्टॉर्म वगैरह ला रहे हैं तो इनको रोरिंग 40s बोला जाएगा। 50 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ला रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज फ्यूरियस 50s। 60 के आसपास ला रहे हैं तो इनको स्टॉर्मी 60s या श्रीकिंग 60s जो है वो बोला जा सकता है। अब इसके बाद ये तो एक जनरल बात हो गई इन सारे के सारे प्लेनेटरी विंड्स की, लेकिन आगे क्या है अभी और देखेंगे एक चीज। पहले इसमें लिखा है कि इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट दैट नॉट ऑल द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द टेम्परेट जोन रिसीव वेस्टर्लीज। सारे के सारे जो टेम्परेट जोन में वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर साल भर आपको वेस्टर्लीज देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि कैलिफोर्निया आप नॉर्थ अमेरिका में देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में एक जगह पड़ती है दैट इज कैलिफोर्निया, ठीक है। आइबेरिया, सेंट्रल चिली, साउदर्न अफ्रीका या साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रिसीव वेस्टर्लीज ओनली इन विंटर। वहां पर वेस्टर्लीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ विंटर में आती है, समर में नहीं आती, मतलब थ्रू आउट द ईयर वहां पर वेस्टर्लीज नहीं है। अब ऐसा होता क्यों है? दिस इज कॉज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स ऑफ सच रीजन्स विच लाई अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द लैटिट्यूड्स 30 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ। यानी कि जो भी जगह 30 या 40 डिग्री नॉर्थ या 30 से 40 डिग्री साउथ के बीच में लाई करती हैं, वहां पर क्या होता है कि शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स की वजह से असर पड़ता है। अब हमें एक चीज पता है कि अर्थ जो है वो इंक्लाइंड है, अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट तो है नहीं, जैसे यहां पर हमने इसको दिखा दिया बिल्कुल ये स्ट्रेट है ना। हम यहाँ पर नॉर्थ पोल ऊपर दिखा रहे हैं, साउथ पोल यहाँ पर ऐसे नीचे दिखा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं, हमें पता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि विंड ये है जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, यानी कि नॉर्थ पोल हमारा यहाँ पर है तो साउथ पोल यहाँ पर है। और इस टिल्ट होने की वजह से आपको एक चीज पता है क्या, कि जो हमारा सन है, द सन इज ओवरहेड एट मिड डे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ एट डिफरेंट सीजन्स। मैंने आपको बताया था कि सन जो है वो मिड डे होता है, मतलब मिड डे पे है, यानी कि दिन के समय में सन जो है ओवरहेड होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो इस वजह से वो जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट की वजह से ये जो प्रेशर और विंड की बेल्ट्स हैं, यानी कि क्योंकि प्रेशर की वजह से ही हो रहा है, प्रेशर बेल्ट्स की वजह से ये विंड जो है उनका डायरेक्शन पता लग रहा है हमें, है ना, जो प्लेनेटरी विंड्स है। तो ये प्रेशर बेल्ट जो है इस मूवमेंट ऑफ द मिड डे सन को फॉलो करती है। मतलब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, यानी कि जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ को मूव करता है, नॉर्थवर्ड मूव करता है, तो उस समय ये सारी की सारी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाती हैं। जो मैंने जनरली आपको सारे लैटिट्यूड बताया उनसे थोड़ा ऊपर मूव कर जाती हैं। और वहीं अगर इसका उल्टा बात करें कि जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ को जाता है, तो उस समय प्रेशर बेल्ट्स जो है वो थोड़ा थोड़ा सदर्न डायरेक्शन में मूव कर जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 5 से 10% का ही वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जून के महीने में, जून मतलब आप समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया की बात कीजिए, जब भी आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इंडिया को समझ के चलिए, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो जून में इंडिया को क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जब ओवरहेड सन आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो सारी की सारी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो 5 से 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ देयर एवरेज पोजीशन, वो अपने एवरेज पोजीशन से 5 से 10 डिग्री नॉर्थ आ जाती है। इसलिए जो मेडिटेरेनियन पार्ट्स है ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट, अब ये मेडिटेरेनियन पार्ट्स क्या है ये आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। जब आगे जाके हम लोग एक मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट होता है वार्म टेम्परेट का, उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो उसमें क्या लिखा है कि जो मेडिटेरेनियन पार्ट ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट्स है दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड रिसीव रेन इन जून, यानी कि जिस समय सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही है, विंटर होती है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी। और उसी तरीके से जब सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, यानी कि दिसंबर के महीने में, तो बेल्ट जो है वो 5 से 10 डिग्री साउथ चली जाएंगी अपनी एवरेज पोजीशन से। तो उस समय जो मेडिटेरेनियन पार्ट है यूरोप का और कैलिफोर्निया का, दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, वो उस समय वहां पर वेस्टर्लीज का असर देखने को मिलता है। और वहां पर उस समय बारिश होती है दिसंबर के महीने में, यानी कि जिस समय विंटर कहां पर हो रही होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यही चीज जो है ऊपर डायग्राम में दिखाई है ना, लेकिन वो आप इसको यहां पर ऐसा समझ नहीं पाएंगे। जब मैं आपको मेडिटेरेनियन वाली चीज पढ़ाऊंगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बताऊंगा, क्योंकि अभी तो आपको यही नहीं पता कि मेडिटेरेनियन वो जो जोन है, जो मेडिटेरेनियन रीजन है वो कहां पर है ना।
तो जब मैं मेडिटेरेनियन रीजन आपको बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीज़ क्या हो रही है। फिलहाल के लिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 30 से 40 डिग्री नॉर्थ और 30 से 40 डिग्री साउथ में जो भी जगह हैं वहां पर ये प्रेशर बेल्ट जब मूव करती है तो उसकी वजह से वेस्टर्न रीजन में फर्क थोड़ा सा पड़ता है, जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर फर्क पड़ता है वेस्टर्लीज की वजह से। ठीक है, हालांकि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि मतलब इंडिया की तो बात इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी कंसेप्ट दिया है तो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसको या तो हो सकेगा तो अगले लेक्चर में बता दूंगा, है ना, नहीं तो फिर मैं जब मेडिटेरेनियन पार्ट आपको या मेडिटेरेनियन टाइप का जो क्लाइमेट है पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज़ बता दूंगा। अब इसके बाद लास्टली मेंशन मस्ट बी मेड ऑफ द पोलर ईस्टर्लीज, जो पोल्स की तरफ से आ रही हैं, दैट इज योर पोलर ईस्टर्लीज। वो पोलर हाई प्रेशर से आ रही हैं टुवर्ड्स द टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट्स। ये एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स हैं क्योंकि पोल की तरफ से आ रही हैं, है ना, एज दे कम फ्रॉम द टुंड्रा एंड द आइस कैप रीजन्स एंड दे आर मोर रेगुलर इन द साउथ देन इन द नॉर्थ। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्थ में मैंने आपको बताया कि लैंड वाला पोर्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, तो इसलिए साउथ में ये थोड़ा सा ज़्यादा रेगुलर है एज कम्पेयर टू द नॉर्थ। तो आई होप कि ये सारी के सारे प्रेशर बेल्ट्स और प्लेनेटरी विंड्स के बारे में जो मैंने आपको बताया वो चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आगे देखिए लैंड और सी ब्रीज और मानसून की बात करेंगे। मतलब बेसिक सी बात है, ये बहुत आसान चीज़ है, देखते हैं क्या है। लैंड और सी ब्रिजेस जो है दे आर इनफैक्ट मानसून ऑन ए स्मॉलर स्केल। मतलब अभी समझेंगे, बोथ आर बेसिकली कॉज बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी। बोथ मतलब लैंड और सी ब्रीज भी और मानसून भी डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड और सी की वजह से होता है। ये चीज़ हमें पता है कि लैंड और सी जो है वो अलग अलग गर्म होते हैं। लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। सी जो है जहाँ पर पानी है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। जो फॉर्मर है यानी कि जो ब्रीज वगैरह है वो डायरनल रिदम है। डायरनल मतलब कि दिन में एक तरीके का होगा, रात में एक तरीके का होगा, वो डायरनल है। दिन और रात में उसमें फर्क पड़ेगा। और जो लेटर है वो सीजनल रिदम है। मतलब जो मानसून है वो एक सीजनल रिदम है, वो सीजन के आधार पर होता है, दिन और रात में नहीं होता। अब देखिए यहां पर हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज समझते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय पे लैंड गेट्स हीटेड अप मच फास्टर देन द सी। ये समझ रहे हैं कि दिन के समय पे जो जमीन है वो ज्यादा गर्म होगी एज कंपेयर टू द सी। और अगर वहां पर गर्मी ज्यादा है, यहां पर साथ साथ फिगर भी दिया हुआ है बगल में, इसको देखते रहिएगा, कि लैंड ज्यादा गर्म हो गई तो उस वजह से क्या होगा कि वहां पर लो प्रेशर बनेगा, है ना। लो प्रेशर बनेगा तो विंड वहां से जो होगी वो एयर जो है वो राइज करेगी, एयर राइज करेगी। अब इसके कंपैरेटिवली जो सी है दैट रिमेन्स कंपैरेटिवली कूल विद हायर प्रेशर। यहां पर क्या होगा, सी है ठंडा होगा तो यहां पर हाई प्रेशर होगा। तो नीचे यहां पर हाई प्रेशर है, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर, तो मूवमेंट किधर की तरफ को होगा, इधर की तरफ को, यानी कि विंड जो है वो समुद्र से जमीन की तरफ को बहनी शुरू हो जाएगी और उसी को बोला जाएगा सी ब्रीज, क्योंकि वो सी की तरफ से आ रही है तो दैट इज योर सी ब्रीज। अब इसमें भी वही चीज होगी कि नीचे यहां पर अगर लो प्रेशर है तो ऊपर कहीं हाई होगा, इसमें नीचे हाई है तो ऊपर लो होगा। तो ये इस तरीके से पूरा फिर इधर को मूवमेंट और इधर से इधर को मूवमेंट, तो इस तरीके के सर्कुलेशन सा जो है वो चलता रहेगा। यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो क्या है, सी ब्रीज जो है वो दिन में चलती है और कंडीशन फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। सी ब्रीज ब्लोज इन फ्रॉम सी टू लैंड, स्पीड और स्ट्रेंथ जो है वो जनरली 5 से 20 माइल पर आवर तक की होती है और जनरली जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन्स। और इट्स इन्फ्लुएंस डज नॉट नॉर्मली एक्सीड 15 माइल फ्रॉम द कोस्ट, यानी कि सिर्फ कोस्ट जो है, जो तट है, वहां से लगभग 15 मील तक ही इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद फिर इसका इफेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं होता। इट इज मोस्ट डीपली फेल्ट व्हेन वन स्टैंड्स फेसिंग द सी इन अ कोस्टल रिजॉर्ट, यानी कि कोस्टल इलाके में अगर कोई रिजॉर्ट है और अब वहां पर आप समुद्र की तरफ को अपना फेस करके खड़े होते हैं तो आपके चेहरे पर एक हवा लगेगी, ठंडी ठंडी हवा लगेगी, वो भी दिन के समय में। दैट इज नोन एज योर सी ब्रीज। तो सी ब्रीज आप समझ गए। अब इसके बाद समझ जाइए नाइट में जस्ट इसका उल्टा होगा। नाइट में क्या होगा कि लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना, क्योंकि रात में क्या होगा, लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी सी से, सी थोड़ा देर में ठंडा होगा। तो लैंड अगर जल्दी ठंडी हो गई तो वहां पर कैसा एयर होगी, कोल्ड होगी और वो हैवी एयर होगी। तो हैवी एयर होगी तो वो बनेगा वहां पर हाई प्रेशर जोन, जस्ट उल्टा होगा, जैसा दिन में हो रहा था उसके जस्ट उल्टा होगा। और सी जो है वो अपनी हीट को कंजर्व रखेगा और काफी देर तक गर्म रहेगा और वहां का प्रेशर जो है वो कैसा होगा, लो होगा। तो इस समय क्या हुआ है, रात के समय में देखिए कि लैंड जो है वो ठंडी हो गई तो यहां पर बन गया हाई प्रेशर, यहां पर बन गया
लो प्रेशर। तो इस समय यहां से इधर की तरफ को मूवमेंट शुरू हो जाएगा, दैट इज योर जेंटल लैंड ब्रीज। ये कब हो रहा है? रात में। और ये कब हो रहा है? दिन में। ये चीज आप समझ गए। इसीलिए जो लैंड ब्रीज है दस ब्लोज आउट फ्रॉम लैंड टू सी। अब जो ट्रॉपिक रीजन में जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, वो इसका लाभ या इसका फायदा कैसे उठाते हैं? वो आउटगोइंग लैंड ब्रीज के साथ जो है अपनी नाव डाल देते हैं, क्योंकि नाव जब वो डालेंगे और रात को आपको पता है कि लैंड ब्रीज चलेगी तो वो उसके साथ उनकी नाव भी इधर की तरफ को मूव कर सकती है। ये देखिए नाव दिख रही है आपको, इधर की तरफ को ये मूव कर सकती है रात को। तो रात को ये नाव लेके निकलेंगे और उसके बाद रात भर ये अपनी मछली वगैरह पकड़ेंगे और सुबह के समय पे जब दिन का समय होगा तो सी ब्रीज चलेगी तो वापस से ये अपना मछली वगैरह पकड़ के वापस आ जाएगी। यही चीज यहाँ पर लिखी है। दे रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग विद द इनकमिंग सी ब्रीज कंप्लीट विद देयर कैच। मतलब अपना जो भी उनको मछली वगैरह पकड़नी है उनके साथ वो आ जाएंगे। और ये लैंड और सी ब्रीज जो है वो फिगर में दिखाई गई है, वो मैंने आपको वहां पर समझा दिया। अब लैंड और सी ब्रीज अगर आप समझ गए तो इसी तरीके से जो है मानसून भी काम करता है। हालांकि मानसून का जो पूरा का पूरा फिनोमेना है, बेसिक फिनोमेना यही है। डिटेल में हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी में बात करी है, क्योंकि मानसून जो है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताया जाएगा। आगे थोड़ा सा एक टॉपिक है जहाँ पर थोड़ा बहुत बात लिखी है, थोड़ा चैप्टर में एक दिया है, वहाँ पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मानसून क्या है देखिए। रैपिड हीटिंग इन दी हॉट समर ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि गर्मी के समय में इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होगी? गर्मी होगी। तो वहाँ पर कैसी जो एयर है वो हीटेड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और वहाँ पर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब हीट जो है वो, जो एयर है वो ऊपर की तरफ को उठेगी। तो इसीलिए जो साउथ वेस्ट मानसून है फ्रॉम द सराउंडिंग ओशियन इज अट्रैक्टेड बाय द लो प्रेशर ओवर द लैंड एंड ब्लोज इन ब्रिंगिंग टॉरेंशियल रेन टू द सबकॉन्टिनेंट। तो वहाँ पर क्या होगा? सबकॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। सिमिलरली विंटर में हम बात करें तो लैंड ठंडी हो जाएगी और सराउंडिंग सीज जो है वो कंपैरेटिवली गर्म रहेगा। तो उस समय पे क्या होगा कि जो हाई प्रेशर है दैट इज क्रिएटेड ओवर इंडो पाकिस्तान, मतलब जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला रीजन है वहां पर लैंड ठंडी हो गई है तो हाई प्रेशर बन जाएगा। और वहां पर फिर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है दैट ब्लोज आउट फ्रॉम द कॉन्टिनेंट इनटू द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल। ये बातें सारी हमने मानसून की डिटेल में पढ़ी है। बिल्कुल जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज काम कर रही है उसी तरीके से ये भी काम करता है। बस वहां पर क्या है कि वो दिन और रात में है और ये आपका जो है वो सीजनल वेरिएशन को बता रहा है। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर थोड़ा सा एक चीज और दी है, इसको भी हम देख लेते हैं। फिर बाकी जो पोर्शन रहेगा अबाउट द साइक्लोन्स उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहां पर है फोन विंड या फिर चिनूक विंड। अभी देखिए क्या है, द फोन एंड चिनूक बोथ विंड्स आर द ड्राई विंड्स experienced on the leeward side of the mountain when descending air becomes compressed with increased pressure। अब मैं आपको याद दिलाऊंगा पिछले लेक्चर की, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रेनफॉल की, और उसमें भी हमने एक स्पेसिफिक बात करी थी दैट इज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ रेनफॉल में हमने क्या बात की थी? ओरोग्राफिक और रिलीफ रेन, इसमें क्या बात करी थी कि ऐसा करके कोई पहाड़ है, यहां से विंड आ रही है दैट इज योर मॉइस्चर लेडन विंड, है ना। मॉइस्चर लेडन विंड आ रही है और यहां से वो टकरा के ऊपर उठेगी, उसका प्रेशर कम होगा, है ना, टेम्परेचर कम होगा तो ऊपर जाके बादल बनेंगे और बारिश इसी साइड हो जाएगी। तो दिस साइड इज नोन एज, मैंने आपको बताया था, दिस साइड इज नोन एज व्हाट? विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड ये कहलाती है। अब इसके बाद जब यहां पर सारी की सारी बारिश हो गई तो यहां पर जो विंड होगी वो कैसी बहेगी? ड्राई, है ना। और नीचे की तरफ को बह रही है तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और वो कैसी है? साथ ही साथ ड्राई। तो इस तरीके की जो विंड है, इन्हीं विंड को बोला जाता है दैट इज योर फोहन विंड और चिनूक विंड्स। अब इनका इफेक्ट क्या है वो यहां पर थोड़ा सा दिया है तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन चीज क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। फोहन विंड is experienced in the valleys of the northern Alps, particularly in Switzerland in spring. Chinook winds जो है they are experienced in the eastern slope of the Rockies in USA and Canada in winter। अब ये पीछे फिगर में दिया हुआ है 113 जो फिगर है वो पीछे वाला ही है। Air ascending the southern slope of the Alps, जो आल्प्स माउंटेन है उसके सर्दर्न स्लोप पे क्या होगी? विंड ऊपर की तरफ को उठ रही है, एक्सपेंड करेगी, कूल करेगी, कंडेंसेशन होगा when the air is saturated, और रेन एंड इवन स्नोफॉल ऑन द हायर स्लोप्स ये हो जाएगा। मतलब यही बात जो मैंने आपको पूरी यहां पर बताई वही चीज हो रही है विंडवर्ड साइड वाली। अब उसके बाद जब वो नॉर्दर्न स्लोप से नीचे
जाएगी, डिसेंड करेगी, तो विंड एक्सपीरियंसेस इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब एयर कंप्रेस हो गई, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब एयर वार्म हो गई। तो अब उसका जितना भी मॉइस्चर है, सारा का सारा मॉइस्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और विंड जो है वैली के बॉटम में पहुंचेगी एज अ ड्राई हॉट विंड, जिसको हम बोलेंगे फोहन। इट में रेज द टेम्परेचर बाय 15 डिग्री टू 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है 1 घंटे के अंदर। अब इससे क्या होगा, जो बर्फ वगैरह है वो पिघलेगी, और एवलांचेस यानी कि जो हिमस्खलन होते हैं, कि जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं वो टूटते हैं, वो इससे हो सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसको जो है चिनूक बोला जाता है। चिनूक का मतलब होता है स्नो ईटर, क्योंकि ये बर्फ को खा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज स्नो ईटर। लेकिन इसकी अपनी कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। ये इट हेस्टन्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एंड थॉस द स्नो कवर्ड पैस्चर्स, मतलब क्रॉप्स को उगने में ये जल्दी जल्दी क्रॉप उग जाए, ये उसमें मदद करता है। फ्रूट्स जल्दी उग जाए उसमें ये हेल्प करती है। और स्नो कवर्ड पैस्चर्स मतलब जो होते हैं जो ग्रेजिंग फील्ड है ना, जहाँ पर घास वगैरह होती है, जहाँ पर पशु वगैरह घास चरते हैं, अब उसमें बर्फ़ जम जाती है, तो अगर गर्म हवा उसके ऊपर से गुजरेगी तो वो बर्फ़ पिघल जाएगी। तो ये इसका फ़ायदा है। जो रॉकीज माउंटेन है वहाँ पर चिनूक हैज़ बीन नोन टू रेज टेम्परेचर बाय 35 डिग्री फ़ारेनहाइट विद इन 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट में जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। मतलब अगर 15 मिनट तक उस जगह के ऊपर से ये हवा बहती रहेगी तो वहाँ का टेम्परेचर जो है 35 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। द अकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंट चिनूक्स मीन्स विंटर्स इज माइल्ड। अब ये चिनूक्स जो है अगर फ्रीक्वेंट होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बार ये चिनूक विंड्स फॉल करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि विंड्स अगर बहेंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अगर चिनूक विंड्स अगर बहुत ज़्यादा ब्लो करती हैं तो उससे ये मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो विंटर है वो माइल्ड होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा चिली विंटर्स नहीं होंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने विंड्स वगैरह के बारे में, प्रेशर बेल्ट्स वगैरह के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब अगले चैप्टर से अगला पार्ट जो रहेगा, अगला वीडियो जो रहेगा, उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट दी साइक्लोनिक एक्टिविटी की। साइक्लोनिक एक्टिविटी में देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन वगैरह क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगे, एड फ्री वीडियोज़ मिल जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम नोट्स और क्विजेस भी जो है आप लोगों के लिए वहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे support@okul.co पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी या फिर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, और कोर्स संबंधी फीडबैक्स या सजेशंस आप हमें वहाँ पर भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में, इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।